हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जैसे कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान सेकंड ग्रेड और राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और ये वीडियो है, ये सेकंड ग्रेड स्पेशल वीडियो है जो कि 2026 में एग्ज़ाम होगा जुलाई में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है क्योंकि यह राज्य पर एक उत्तरदायित्व डालता है। तो पहला ऑप्शन है कि ये सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है क्योंकि यह राज्य पर उत्तरदायित्व डालता है, तो ये कथन तो सही है। दूसरा कथन देखिए, इन्हें राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? इन्हें राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो ये कथन भी सही है क्योंकि ये एक नैतिक उपदेश के रूप में होता है अधिकारियों के लिए, तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया नीति निर्देशक तत्वों को, तो ये भी सही है। चौथा है, इन्हें लागू करना राज्य का कानूनी दायित्व है, ये गलत है। इन्हें लागू करना राज्य का कानूनी दायित्व नहीं है बल्कि नैतिक दायित्व है। क्या है? नैतिक दायित्व है, न कि कानूनी दायित्व, क्योंकि नैतिक उपदेश के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए ये नैतिक दायित्व है, न कि कानूनी दायित्व। इसलिए ऑप्शन ड है, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1990 के दशक में भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए एक तरफा रियायत देने को कहा गया। 1990 के दशक में भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए एक तरफा रियायत देने को कहा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजराल सिद्धांत में। गुजराल सिद्धांत कब आया? 1990 में। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन बन गया, 1990 के दशक में भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए एक तरफा रियायत देने को कहा गया, ये गुजराल सिद्धांत। पड़ोसी देश आप जानते हो, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हालांकि पाकिस्तान आता है लेकिन पाकिस्तान नहीं, तो ये है गुजराल सिद्धांत के अंतर्गत। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण करने के लिए उपबंध करने की अनुमति प्रदान करता है? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16(3), 16(4), 16(4) क, 15(4). तो 15(4) तो होगा नहीं, ये डिलीट कर देते हैं। 16(3) नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की नज़र में पर्याप्त नहीं है, सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उन्हें ये दिया गया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि गुर्जर जाति है, तो गुर्जर जाति को प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं था सेवाओं में, वो इसी के तहत अनुच्छेद, ये गुर्जर को इसी अनुच्छेद के तहत दिया गया था। तो वो कौन सा है जो 10% दिया गया था? तो सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो राज्य की नज़र में अगर पर्याप्त नहीं है सेवाओं में किसी वर्ग का सरकारी नौकरियों के लिए, तो वो आरक्षण दिया जाता है उनको फिर। तो ये इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16(4). 16(4) का नहीं होगा, 16(4) होगा सिर्फ, तो अनुच्छेद 16(4) इसका आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण करने के लिए उपबंध करने की अनुमति प्रदान करता है? तो इसका आंसर 16(4) हो जाएगा। 16(4) का ये वो है, मतलब पदोन्नति में 29 से संबंधित है,
तो ये नहीं होगा, 16/4 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए गए उनकी बात की जा रही है। 29 विषय में कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन है महिला और बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, परिवार कल्याण और अग्निशमन सेवाएं। तो आप आराम से, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अग्निशमन सेवाएं शामिल नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, फिर सरका कर नीचे देख लेंगे हम बाकी के ऑप्शन। तो देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया का भाग नहीं है। ऑप्शन ए, संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये सही है। महाअभियोग के लिए संकल्प कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया जाना चाहिए, जो सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, ये भी सही है। महाअभियोग के लिए संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए, ये भी सही है। राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति पर कदाचार के आधार पर तो लगाया जा सकता है, लेकिन कदाचार असमर्थता दोनों ही नहीं होगा। सिर्फ राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण करने पर ही लगाया जा सकता है, और संविधान में यही उल्लेख है, बाकी उल्लेख इसका नहीं है। संविधान का अतिक्रमण करने पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। कदाचार और असमर्थता के आधार पर महाभियोग राष्ट्रपति पर नहीं लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन द है, ये गलत हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन हम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। महाअभियोग के लिए संकल्प कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया जाना चाहिए, यानी महाअभियोग लगाए जाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही लिखित सूचना दे देनी चाहिए, जो सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है। यानी सदन में जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए सदन में 100 सदस्य हैं, तो 25 सदस्यों द्वारा लिखित के रूप में दिया जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहिए। तो 25% सदस्य द्वारा लिखित है, वो लिखित रूप में राष्ट्रपति को भेजा जाता है 14 दिन पूर्व। ऑप्शन स कहता है, महाभियोग के लिए संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत पारित किया जाना चाहिए। मान लीजिए सदन 2/3 कितना होता है, आप देख लीजिए, तो 2/3 सदस्यों द्वारा जो प्रस्ताव है वो पारित होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो ऑप्शन तीनों सही है, लेकिन द गलत है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मैं जूम कर लेता हूँ, फिर नीचे सरका कर आराम से हम देख लेंगे। देखिए, निम्न में से किस वाद में संघवाद को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया। निम्न में से किस वाद में संघवाद को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया। तो संघवाद को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया का देखिए, ऑप्शन ए केशवानंद वाला है, ऑप्शन बी मुंबई बनाम भारत संघ वाला है, ऑप्शन मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वाला है, और ऑप्शन 4 में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, 50% छात्र तो केशवानंद भारतीय बनाम ही करके आएंगे, लेकिन जो कि गलत होगा। निम्न में से किस वाद में संघवाद की पूछा है, तो संघवाद को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जी हाँ, SR मुंबई बनाम भारत संघ 1994 में इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय विकास नीति किस वर्ष में प्रारंभ की गई। कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में प्रारंभ की गई। तो 2015 इसका आंसर हो जाएगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय विकास नीति 2015 में प्रारंभ की गई थी।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में निम्न में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला इसमें हो जाएगा झालावाड़, राजसमंद, भरतपुर, टोंक। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला इनमें से है झालावाड़, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा लंदन, ऑप्शन 2 हो जाएगा, लंदन में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम बैठक लंदन में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र संघ द्वारा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, राष्ट्र संघ द्वारा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अधिदेश प्रणाली को स्वीकार किया गया। तो राष्ट्र संघ द्वारा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अधिदेश प्रणाली को स्वीकार किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अभिलेख से बप्पा राउल से लेकर महाराणा कुंभा तक की वंशावली का उल्लेख मिलता है। बप्पा राउल से लेकर महाराणा कुंभा तक की वंशावली की जानकारी मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंभलगढ़ अभिलेख। कुंभलगढ़ अभिलेख में हमें ये मिलता है इसका उल्लेख। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अभिलेख राजपूतों के ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, यानी ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति का समर्थन निम्न में से कौन सा अभिलेख नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रृंगी, ऋषि श्रृंगी अभिलेख। ऋषि श्रृंगी अभिलेख, ऋषि श्रृंगी अभिलेख है, ये समर्थन नहीं करता है। ये ऋषि श्रृंगी अभिलेख कहाँ है मुझे बताइए, ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी उदयपुर, बताइए कहाँ है ये। तो देखिए ऋषि श्रृंगी अभिलेख है, ये ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। बाकी विजोलिया अभिलेख करता है, सुंदा माता अभिलेख करता है, अचलेश्वर अभिलेख करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता प्रथमतः ब्लैक एंड रेडवेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आड़ सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बहिया होती है, कई बहियों होती है। देखिए बहिया कई प्रकार की होती है, जिसमें से 3 बहिया है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, हर एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक कमठाना बहिया है, एक हकीकत बहिया है, इसके अलावा एक जयपुर वाली बहिया है, वो अभी मुझे याद नहीं आ रही, वो भी पूछी जाती है। हाँ, कौमवार दस्तूर वो भी पूछी जाती है, तो वो भी बही है। तो ये 3 बहियाँ बहुत पूछी जाती है। निम्न में से बहियों में से किन बही में राजकीय भवन के निर्माण का उल्लेख है। राजकीय भवनों का निर्माण कैसे हुआ, इन्हें भवनों का निर्माण का विस्तृत उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है कमठाना बहिया। इसका सही आंसर हो जाएगा कमठाना बहिया। राजकीय भवनों के निर्माण का उल्लेख कमठाना बहियों में मिलता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बन गया। निम्न में से कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बन गया, इसका आंसर हो जाएगा सिवाना। इल्तुतमिश के जोधपुर पर आक्रमण करने के समय इल्तुतमिश ने जो जोधपुर पर आक्रमण किया था, ये सेकंड ग्रेड के लिए आपके स्पेशल होगा, क्योंकि टॉपिक दिया हुआ है आपके मुगल और राजपूत संबंध, तो उसमें आएगा ये क्वेश्चन कि इल्तुतमिश के जालोर पर आक्रमण के समय जालोर का चौहान शासक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह। क्या हो जाएगा, उदय सिंह। हम इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी की बात नहीं कर रहे, जो कि कानड़ देव करते। तो देखिए इल्तुतमिश के जालोर पर आक्रमण के समय जालोर का चौहान शासक उदय सिंह था। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय उलुग खां कहाँ का सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय उलुग खां कहाँ का सूबेदार था, तो मालवा का सूबेदार था।
महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहां का अधिकारी किसे बनाया? महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहां का अधिकारी किसे बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजू राय। आगे देखिए, निम्न में से कौन से युद्ध में निम्न में से कौन से युद्ध में तात्या टोपे ने झालावाड़ के राजा राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया? निम्न में से कौन से युद्ध में तात्या टोपे ने झालावाड़ के राजा राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेलायता का युद्ध। ऑप्शन से हो जाएगा रेलायता का युद्ध में किया पृथ्वी सिंह को, जो कि झालावाड़ का था। आगे देखिए, 1570 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी गई? तो चंद्रसेन के विरुद्ध ये मुगल सेना जोधपुर भेजी गई थी, और वो भेजी थी किसके नेतृत्व में? तो इसका आंसर हो जाएगा हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां, जिसने 3 बार आक्रमण किया था, हुसैन कुली खां, और 1578 में इन्होंने कुंभलगढ़ पर अधिकार भी कर लिया था। आगे देखिए, हीराबाड़ी का युद्ध निम्न में से किसके नेतृत्व में हीराबाड़ी का युद्ध निम्न में से किन किन के बीच लड़ा गया? तो हीराबाड़ी का युद्ध है ये मालदेव तथा दौलत खां के मध्य लड़ा गया। दौलत खां जो कि नागौर का था, तो मालदेव तथा दौलत खां के मध्य हीराबाड़ी का युद्ध लड़ा गया था। इस हीराबाड़ी के युद्ध में दौलत खां को मालदेव ने हरा दिया था और नागौर दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राय सिंह ने कठौली के युद्ध में किसे पराजित किया? निम्न में से राय सिंह ने, बीकानेर का जो राय सिंह है, उसने कठौली का युद्ध किसके साथ किया था बताइए? तो इब्राहिम मिर्जा के साथ। इब्राहिम मिर्जा कौन है? ये मुगल शासक है। मुगल शासक में ये सेनापति है। तो मुगल शासक में ये सेनापति है, मुगलों में एक ये सेनापति है जिसे राय सिंह ने कठौली के युद्ध में हराया था। आप देखिए, आमेर के मान सिंह ने युद्ध लड़े थे, विजय प्राप्त की थी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राज्यों में विजय प्राप्त की थी। उसका आपको क्रम बताना है कि पहले कौन सा जीता, उसके बाद कौन सा जीता। तो आमेर के मान सिंह से संबंधित पिछला आंसर हमने क्या बताया था? इब्राहिम मिर्जा। ओके, तो अगला देखिए, आमेर के मान सिंह से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार सजाइए। तो काल क्रम अनुसार हम सजा लेते हैं। तो सबसे पहले जो युद्ध जीता था, वो युद्ध जीता था काबुल की सूबेदारी। इसका आंसर काबुल की सूबेदारी। फिर आ जाएगा हाजीपुर का विजय, फिर हाजीपुर की विजय, फिर आ जाएगा उड़ीसा की विजय, और लास्ट पे आ जाएगा कूच बिहार। ऑप्शन ब हो जाएगा CBAD। तो सबसे पहले काबुल की सूबेदारी, उसके बाद हाजीपुर विजय, उसके बाद उड़ीसा विजय, और लास्ट में कूच बिहार विजय की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 ऑप्शन में ही आपको आंसर इसका मिल जाएगा। भर्तुरेख से तात्पर्य क्या है? भर्तुरेख होता क्या है? भर्तुरेख से तात्पर्य है राजस्व की वास्तविक राशि। राजस्व की वास्तविक राशि जैसे सामंत राजकीय कोष में जमा कराता था, तो राजस्व की वास्तविक राशि जिसे सामंत राजकीय कोष में जमा कराता था, उसे भर्तुरेख कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा। बाकी मृत्यु, विवाह, इनसे कोई संबंध नहीं है इनका। आगे देखिए, किसान आंदोलन के दौरान राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद सरकार द्वारा निम्न में से किससे बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त किया गया था? पृथ्वी सिंह, जिन्होंने तलवार बंधाई कर लगाया था। हालांकि केसरी सिंह का कितने रुपये लेता था चौरी कर? केसरी सिंह ने लगाया था, कितने रुपये ले लेता? 5 रुपये, है ना, और किताबों में 13 रुपये भी मिलता है। तो देखिए, वो तो अलग अलग बात है। तो देखिए, पृथ्वी सिंह के बाद मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो अमर सिंह राणावत को बनाया गया था।
निम्न में से किस विद्वान ने मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया? तो देखिए, मारवाड़ी व्याकरण का जो प्रकाशन किया है वो मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन रामकरण आसोपा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, रामकरण आसोपा ने किया है। तो निम्न में से किस विद्वान ने मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया? रामकरण आसोपा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक विधि सदस्य होने का प्रावधान किया गया? किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक विधि सदस्य होने का प्रावधान किया गया? 1853 का चार्टर अधिनियम। देखिए, इस बार 1919-1935 अधिनियम है वो स्पष्ट रूप से न देकर सभी दे दिए हैं, एक प्रकार से सभी दे दिए हैं। ये 1919-1935 का वैसे हटाया नहीं गया, सभी की सभी एक साथ ही दे दी गई। अब कोई सा भी पूछा जा सकता है, और ज़्यादातर मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर जो पूछने की संभावना है वो या तो 1853 पूछ लिया जाएगा आपसे, या 1861 पूछ लिया जाएगा, या 1919, 1935, इन चार में से ही पूछा जाएगा। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये चार तो याद कर ही लीजिए। तो किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक विधि सदस्य होने का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1853 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, ये जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, ये जो IAS परीक्षा होती थी, इसका प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया? तो इसका प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया था, बताइए? तो इसका प्रावधान भी चार्टर अधिनियम 1853 के तहत ही किया गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाती है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? राजस्थान का राज्यपाल विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ऑप्शन से हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है, ये तो सही है। 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, ये गलत है। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ, ये सही है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं, ये भी सही है, जो कि छठी विधानसभा में 200 सदस्य किए गए थे, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर ब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है इसका आंसर क्या होगा। अनुसूचित जाति में 34, अनुसूचित जनजाति में 25 है ना, तो ये होगा आंसर, लेकिन ये इसमें दिया नहीं। आगे देखिए, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया गया? तो राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया गया 15 में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, एक जिला एक उत्पाद में कौन सा शामिल नहीं है? अलवर का प्याज। जी हाँ, अलवर का प्याज है, क्योंकि लवर लोग होते हैं वो प्याज बहुत खाते हैं। अजमेर का गुलाब, यानी अजमेर में मेयर रहते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, अजमेर में मेयर रहते हैं और मेयरों को गुलाब बहुत पसंद है, गुलाब जामुन बहुत खाते हैं मेयर लोग। और डूंगरपुर का आम है, तो डूंगरपुर में आम बहुत लगते हैं। और जयपुर का नींबू नहीं होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है? आकार के अनुसार बताना है, घटते हुए क्रम में। आकार यानी इतना, इसका आकार इतना बड़ा, उसका आकार इतना बड़ा, तो आकार के अनुसार घटता हुआ क्रम बताइए। तो आकार के अनुसार घटता हुआ क्रम देखें तो उत्तरी अमेरिका बड़ा है, उत्तरी अमेरिका से छोटा दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका से छोटा अंटार्कटिका है, और अंटार्कटिका से भी छोटा यूरोप है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। अगला क्वेश्चन देखिए, शांत पवन कम वर्षा स्वच्छ आकाश, शांत पवन कम वर्षा स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण
प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशा किस घरीय पवन पेटी के लक्षण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्व अक्षांश। जी हाँ, अश्व अक्षांश इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें होता है कि जो पवनें हैं वो शांत रहती है, वर्षा कम होती है, स्वच्छ आकाश हो जाता है, पवन का अवतलन होता है। पवन का अवतलन ये सबसे मेन वर्ड है। अगर आपने पवन का अवतलन वर्ड है ना, इसे समझ लिया, यानी ये आपको पता हो गया पवन का अवतलन, बस वर्ड ये कि ये इंपॉर्टेंट है। पवन का अवतलन यही वर्ड है जो इसका आंसर ढूंढेगा। पवन का अवतलन का मतलब पवन नीचे आ रही है, और जब पवन नीचे आएगी तो दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो वह घोड़े फेंके जाएंगे समुद्र के जान से, यानी इसका आंसर अश्व अक्षांश होगा, ऑप्शन 2 होगा। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है किसकी वर्षगांठ से संबंधित है। तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन से संबंधित है जो 1972 में हुआ था। तो विश्व पर्यावरण दिवस है, मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1972 में हुआ था, इससे संबंधित था। बाकी भी याद रखिए आप। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में। बॉन कॉन्वेंशन कब हुआ था, 1979 में हुआ था। और रियो समिट कब हुआ था, 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रॉयल सीमा पठार में विभक्त करती है। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रॉयल सीमा पठार में विभक्त करती है। यानी तेलंगाना पठार और रायल सीमा पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत है। और रॉयल सीमा पठार और तेलंगाना पठार, इन दोनों को अलग करती है वो नदी है कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांशतः नदियाँ अत्यधिक रंध्रता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाता है। शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांश नदियाँ अत्यधिक सरंध्रता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाता है, इसे भाबर कहते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है। इसका आंसर 1 में ही छुपा है, तो बाकी ऑप्शन हम देखेंगे क्यों। तो निम्न में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा, जब मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायुदाब स्थापित होता है, तब भारत में मानसून का प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है। तो निम्न में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को अधिक प्रबल बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा, जब मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायुदाब स्थापित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक, पूर्वी तथा मध्य हिमालय, तो पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षावन, ऑप्शन 2 हो जाएगा। भारत में निम्न से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। तो कपड़ा कपड़ा कपड़ा। आगे देखिए, एपीएमसी अधिनियम का संबंध किससे है। तो एपीएमसी अधिनियम का संबंध भारत में थोक कृषि विपणन के नियम से है। आगे देखिए, निम्न में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है। निम्न में से किसने, मैं जूम कर देता हूं इसको, निम्न में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था। तो निम्न में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अधिनियमित तथा पुनर्गठित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन ब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय, संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय यानी यूपीएससी और संघीय न्यायालय दोनों ही। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1950 में ये अधिनियमित किया गया था और 1969 में यानी 1969 में समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और नीचे दे रखा है कि इनमें से किसका उल्लेख भाग 4 क में किया गया है? तो भाग 4 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मिलता है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी मिलता है, सामाजिक संस्कृति का उल्लेख मिलता है और सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष इसका उल्लेख भी मिलता है। इन चारों का ही उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब भाग 4 क में ये सभी आपको पढ़ने हैं कि किस किस का उल्लेख है, ये पूछा जाता है। और दूसरा कौन सा क्रम है, क ख ग, इसे भी पूछा जाता है। निम्न में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्न में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? तो इसका आंसर 39 अनुच्छेद 39 क यानी 39 क हो जाएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में मंत्री परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री परिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हो या राज्य मंत्री या उप मंत्री। तो ये तो सभी सही है, यानी मंत्री परिषद में तो राज्य मंत्री भी आते हैं, उप मंत्री भी आते हैं, कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, सभी प्रकार के मंत्री आ जाते हैं मंत्री परिषद में। तो ये बात तो सही है। ऑप्शन 2 क्या कहता है कि मंत्री परिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। यानी मंत्री परिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री ये फैसला करता है कि इनमें से कौन कौन से सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। तो ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है। यानी मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद से संबंधित कोई फैसला करता है, कोई स्थानांतरण करता है, इस सदस्य को इधर सदस्य को इधर, यानी मंत्री परिषद के सदस्य को मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री परिषद में या अन्य विभाग में बंटवारा या कोई विभाग देना है, इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट आ जाए सीधा प्रधानमंत्री ये करता है, तो वो आंसर सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा I.K. गुजराल। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। I.K. गुजराल है, ये प्रधानमंत्री बनते समय यानी पद की शपथ लेते समय, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय ये राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। तो I.K. गुजराल इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ दबाव समूह है और एक तरफ राजनीतिक दल है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, फिर नीचे सरका कर देख लेंगे। तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ दबाव समूह है, एक तरफ राजनीतिक दल है। पहला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू मजदूर सभा, भारतीय जनता पार्टी, यही गलत है। और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी, ऑप्शन नंबर 3 है, जो भी कह दो, 3 नंबर गलत है। आगे देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हालांकि 90 दिन, 60 दिन, 45 दिन, 100 दिन ऐसे दे रखा है, बाकी सेम ही है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? निर्वर्तमान, सभी में निर्वर्तमान ही लिख रखा है। तो निर्वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो प्रश्न क्या है देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? निर्वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। आगे देखिए, भूमंडलीकरण में जो मैकडोनाल्ड डाइजेशन शब्दावली है, ये किसने दी है, ये पूछा है। तो ये जॉर्ज रिटजर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न से राजस्थान के कौन से जिले में सरसों उत्पादन अग्रणी रहा है? तो सरसों आपको पता है अलवर, भरतपुर, गंगानगर, इसका आंसर हो जाएगा। अलवर, भरतपुर, गंगानगर में सरसों होती है।
और पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है। तो आप सबको पता है पहरावना तन्ना विवाह ये ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। तो इसका आंसर ऑप्शन स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहरावना एवं तन्ना विवाह प्रचलित है ग्रासिया जनजाति में। राजस्थान के झुंझुनू जिलों में खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिलों में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि भारत सरकार द्वारा खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कब स्थापित किया गया, किस वर्ष स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। एक तो देखिए बीबी लाल हो गया, और बीबी लाल के सहयोगी निम्न से कौन नहीं रहे ये बताना आपको। एमडी खरे रहे थे। केएम श्रीवास्तव ये भी रहे थे। एसपी जैन ये भी रहे थे। ए त्रिपाठी नहीं रहे थे। ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, ये बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। तो एमडी खरे थे, केएम श्रीवास्तव थे, एसपी जैन थे, बीबी लाल थे, ये थे। ए त्रिपाठी नहीं थे। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? देखा ईसा है वो शब्द गलत लिखा हुआ है ना, पहला से आता है। लेकिन एग्जाम में ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती है ना। मेन एग्जाम का ये पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां को हराया, सुलेमान खां को हराया, केदार राय को हराया? तो आप केदार राय से पकड़ लेंगे, केदार राय से ही आप पकड़ लेंगे कि ये बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। बंगाल से केदार राय को हराकर शैला देवी की मूर्ति लाए थे मान सिंह, आपको पता ही है। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि प्राप्त की? तो ये पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी ने की थी, अर्थात सोमेश्वर इसका आंसर हो जाएगा, प्रताप लंकेश्वर। आप देखिए साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए हैं, तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन हम आराम से देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं साइकोलॉजी के। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? संज्ञात्मक अधिगम है भाई, यांत्रिक अधिगम नहीं है, भावात्मक अधिगम है भाई, मनोगत्यात्मक अधिगम है। तो परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? यांत्रिक अधिगम नहीं है, संज्ञात्मक अधिगम है, भावात्मक अधिगम है, मनोगत्यात्मक अधिगम है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी चिंतन, क्योंकि अभिसारी चिंतन है ये सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। सृजनात्मक व्यक्ति नहीं बन सकता अभिसारी चिंतन से, क्योंकि एक ही केंद्र की तरफ होता है। प्रवाह है, मौलिकता है, विस्तारण है। अगला देखिए, सृजनात्मकता के पारमास्तिक गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है। इसका आंसर हो जाएगा दाएं गोलार्ध की प्रबलता का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सृजनात्मकता के पारमास्तिक गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है दाएं गोलार्ध की प्रबलता का। अगला देखिए, ए मास्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने तो 5 वर्ग बताए गए, 5 वर्ग बताए गए। उस 5 वर्ग में कौन सा शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा उपलब्धि, आवश्यकता नहीं है। आत्म यथार्थीकरण है, जिसे आत्मबोध की आवश्यकता कैसे कहते हैं, जो कि सबसे प्रबल होता है, यानी सबसे उच्च माना जाता है। संबंधता प्यार की आवश्यकता है, सुरक्षा आवश्यकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर उपलब्धि हो जाएगा, उपलब्धि नहीं है। अंतर्नोद है, आवश्यकता है, अभिप्रेरक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? भारत की विविध सांस्कृतिक विभिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार इनमें से एक ही है, वो है बौद्धिक भिन्नता। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्न से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण, प्रतिभाशाली बालकों के लिए नहीं है।
बल्कि ये पिछड़े हुए बालकों के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण होता है। योग्यता समूह है, संवर्धन कार्यक्रम है, दोहरी पदोन्नति है, दोहरे त्वरण है। रुचि गुप्त, गुप्त यानी अव्यक्त, रुचि गुप्त यानी अव्यक्त हुआ अवदान, अवदान रुचि का क्रियात्मक रूप है। ये कथन किसका है? ये कथन मैकडूगल का है। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। यह कथन किसका है? यह कथन क्रो एंड क्रो का है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। इस विचार के प्रतिपादक है क्रो एंड क्रो। अगला क्वेश्चन देखिए, वह वर्ष काल जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं कहलाती है किशोरावस्था। ऑप्शन सही हो जाएगा। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्न में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। तो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्न में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है उद्यमता बनाम हीनता। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्न में से किस धारा में किया गया है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होनी चाहिए? इसका उल्लेख धारा 24 में है। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ऑप्शन ब देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। ऑप्शन सी देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों एवं शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन चार देखिए, प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य हुआ करते थे। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 234 अनुच्छेद 234 में कहा उल्लेख है लोक सेवा आयोग का? उल्लेख है क्या? नहीं है। 315 से 323 तक है, ये सही है, लेकिन 234 में कहा उल्लेख है? नहीं है बिल्कुल भी। वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखिए बाकी ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, तो देखिए राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत, राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत यानी जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग थे। तो देखिए राजस्थान के गठन के समय 22 प्रांत में से 3 प्रांत यानी जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग थे, ये तो सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया, ये भी सही है। प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, ये भी सही है। आगे देखिए, राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। ऑप्शन 1, मुख्य सचिव मंत्री परिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। आगे देखिए, राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। और आप कहेंगे केवल 1 सही क्यों है, ऑप्शन 2 नंबर सही क्यों नहीं है? इसका मैं आपको बताऊंगा कारण। तो केवल 1 सही है और वो ये कि मुख्य सचिव मंत्री परिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। मुख्य मंत्री परिषद का सचिव भी होगा मुख्य सचिव, साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा मुख्य सचिव, ये सही है। लेकिन 2 नंबर गलत क्यों है? क्योंकि राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी को ही, ये ही है ना, ये ही के कारण ही ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ही नहीं आएगा। अगर ही आता है तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत है। हालांकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है, ये बात सही है, लेकिन ही शब्द नहीं आएगा क्योंकि ये परामर्श, मुख्य सचिव है, ये परामर्श से भी किसी व्यक्ति को बना दिया जाता है, तो इसलिए आंसर गलत है। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है।
तो देखिए सिंपल सी बात है, विधानसभा अध्यक्ष है वो पुनः विधानसभा के सामने ये रख देगा। आगे देखिए राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है। राज्य मंत्री के पास किसी विभाग का, उस विभाग की संबंधित किसी शाखा का स्वतंत्र प्रभार है उसके पास, किसके अनुमोदन से वह उस विभाग या उस शाखा से संबंधित जो कार्य है वो उप मंत्री को दे देगा, आवंटित कर देगा, तो इसका उल्लेख हो जाएगा मुख्यमंत्री। आगे देखिए निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्र स्वांग रचे जाते हैं गिद्दड़ नृत्य में। और गिद्दड़ नृत्य में जो व्यक्ति महिला का स्वांग रचता है उसे मेहरी कहते हैं, मेहरी कहते हैं, याद रखिए। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे, ये किससे संबंधित थे? ये मोहम्मद शाह जिसने भगवान कृष्ण के चित्रांकन किए थे, इसका संबंध जयपुर राज्य से है। जी हाँ, जयपुर राज्य से संबंधित है मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण के चित्र बनाए थे। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? तो सर्वहितकारिणी सभा हो जाएगा। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान जिसे अप्लाइड मनोविज्ञान कहते हैं। ऑप्शन पे जंतु मनोविज्ञान, ये तो गलती हो गया। विकासात्मक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, सबसे सर्वाधिक उत्तर उसका सही सटीक उत्तर होगा ऑप्शन एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर है इसमें से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान होगा। ड नहीं होगा, ए होगा, उससे भी उपयुक्त शिक्षा मनोविज्ञान पूछा है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है, ठीक है, लेकिन सबसे उपयुक्त नहीं है ये। शिक्षा मनोविज्ञान बालक की वर्तनीय विकास का देन है, ये भी नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम अनुभवों की व्याख्या करता है, ये भी नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का देन है, ये सबसे सटीक उत्तर होगा। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है आवश्यकताओं से होता है अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ। आगे देखिए बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्टर्न ने किया था। आगे देखिए थेमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण किस प्रकार का है? तो ये परसेपी परीक्षण है। टीएटी है, सीएटी है, वो कैट है, वो टेट है ना, इसके अलावा जो तो इस तरह के जो है वो परसेपी परीक्षण है। आगे देखिए अधिगम धीरे धीरे होता है ना कि अंतर्दृष्टि युक्त, तो ये किस मनोविज्ञान से संबंधित है? एल थॉर्नडाइक से संबंधित है। अगला देखिए प्राणी के वांछित व्यवहार के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, निम्न से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित? प्राणी का वांछित व्यवहार आ गया, तो ये BF स्किनर से संबंधित है। लोको एवं कैरिज वर्कशॉप का स्थित है, लोको तथा कैरिज वर्कशॉप है ये अजमेर में स्थित है, इसका आंसर अजमेर हो जाएगा। आगे देखिए शुष्क सागवान के लिए सबसे उपयुक्त जिला, शुष्क सागवान के लिए सबसे उपयुक्त जिला बांसवाड़ा है। आगे देखिए निम्न में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? तो विप्रादेशीकरण, ये तो है। उपभोक्तावाद, ये भी है। एक रूपता, ये भी है। तीनों वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं। आगे देखिए UN शांति अभियान के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो देखिए 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय UN शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 UN चार्टर का अध्याय 4 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। UN चार्टर के अध्याय 7 में शांति के उल्लंघन और आक्रामकता संबंधी कार्यों पर कार्रवाई संबंधित प्रावधान है। UN चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। 1 2 3 4 ऑप्शन, तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें 1 2 3 सही है, 4 नंबर गलत है, क्योंकि UN चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ये गलत है। UN चार्टर में शुरू में नहीं था, बाद में इसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था। तो ऑप्शन 1 2 3 तो सही है, बाकी सही नहीं है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न से युग्म सम्मिलित नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एम.एन. राय इसके संस्थापक, यही गलत है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर, ठीक है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, ठीक है। नेशनल पीपुल्स पार्टी पूर्णो एजितोक संगमा, ये सही है। ऑप्शन 1 गलत है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एम.एन. राय, ये गलत है, बाकी सही है। बाकी तो देख ले, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर, ठीक है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, ठीक है। नेशनल पीपुल्स पार्टी पूर्णो एजितोक संगमा, ठीक है। संस्थापक पूछा है, हमने देख लिए। अगला देखिए, निम्न में से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुजन समाज पार्टी 1949, बहुजन समाज पार्टी 1949, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जम्मू कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो सही उत्तर का सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए इसका आंसर मुझे नहीं पता, आप पता करिएगा। अगला देखिए, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है। तो राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख अनुच्छेद 75 1 ख में है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 59 में इसका उल्लेख है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया है। तो 42वें संविधान द्वारा कौन सा नहीं किया गया है। तो देखिए पहले देख लेते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सांस्कृतिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे, ठीक है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, ठीक है। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। राज्य ये सुनिश्चित करेगा विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। तो इसने पूछा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा तय स्थापित नहीं किया गया था, क्या होगा इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न से कौन सा भारत के संविधान 42 संविधान संशोधन द्वारा तय स्थापित नहीं किया गया था। मुझे ऑप्शन 3 लग रहा है, आपको कौन सा लग रहा है बताइएगा जरा। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वयन करने वाली समिति के अध्यक्ष का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस J.S. वर्मा। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को, मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष हैं जस्टिस J.S. वर्मा। एक आंसर नंबर 1 आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 अनुसूचियां थी, 3 सूचियां थी। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था। तो अनुसूची 7 हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या 26 थी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योग में से सूचकांक में शामिल नहीं है। तो देखिए, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, उर्वरक है, लेकिन कपड़ा उद्योग नहीं है। इसके अलावा सीमेंट उद्योग है, इसके अलावा वो लोहा उद्योग वाला है, वो क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम उद्योग है, ये है, लेकिन कपड़ा उद्योग है इन 8 प्रमुख उद्योगों की सूची में नहीं आता। आगे देखिए, समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट के भी पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन। ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है। कोलकाता, बंबई, रांची, अगरतला। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है हमारा बंबई। अगला देखिए, हिमालय चोटियों का निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बता दे। तो ये पूछा दक्षिण से उत्तर की क्रम। दक्षिण में आपको पता है पीर पंजाल आता है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से ऊपर जास्कर यानी लद्दाख, तो लद्दाख है ये, और काराकोरम तो सबसे ऊपर है। तो ये
ये पूछा दक्षिण से उत्तर की ओर, तो पीर पंचाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो जलवायु परिवर्तन के उत्तरदायी है सौर धब्बे। सौर धब्बे जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। यानी सूर्य से जो जहरीली गैसें निकलती है, हाँ जी हाँ, जहरीली गैसें निकलती है, हीलियम निकलती है, हीलियम के अलावा और भी निकलती है एक और, लेकिन हीलियम है वो बहुत ही खतरनाक होती है, उससे सौर धब्बे बन जाते हैं। इसके अलावा एल नीनो, लाल नीनो, एल नीनो और लाल नीनो, ये जलवायु है, ये भी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी। इससे भी वातावरण में जलवायु में परिवर्तन आ जाता है। बाहरी अंतरिक्ष परिघटनाएं, अंतरिक्ष में जो बाहर की परिघटनाएं हो रही है उससे भी हो जाता है। अनाच्छादन नहीं, ये अनाच्छादन, ये जो अनाच्छादन होता रहता है, जो ये पर्वतों पर, पहाड़ों पर, ये अनाच्छादन जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखिए, फेरल के नियम के अनुसार गरीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती है। तो फेरल के अनुसार गरीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती है 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के पास। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका देशों में कौन सा एकमात्र देश है जो जिसके अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों से सीमाएं लगती है? बताइए कौन सा होगा? दक्षिणी अमेरिका देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसके अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तट रेखाएं लगती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? चिली? चिली तो नहीं होगा यार, चिली प्रशांत। इसका आंसर कोलंबिया होना चाहिए, ब्राजील तो नहीं होगा, चिली भी नहीं होगा, कोलंबिया इसका आंसर ज्यादा सटीक लग रहा है। अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तट रेखाएं हैं, कौन सा हो सकता है? बताइए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो ये हमें अगले पार्ट में देख लेंगे, अगले पार्ट से यहाँ से शुरू करेंगे और 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं अगले पार्ट से। आज के हम 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। फेरल के नियम अनुसार गरीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होते हैं 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, तो ये हम देख ही चुके हैं। सॉरी, इसका आंसर ध्रुव के पास होगा, ध्रुव के पास ऑप्शन 4 होगा। ध्रुव के पास गरीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती है, सर्वाधिक विक्षेपित होती है फेरल के नियम अनुसार गरीय पवनें, तो ध्रुव के पास इसका आंसर डी होगा। तो आपको मैंने बता दी है 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे 100 में से जो जिसके आंसर मुझे नहीं पता थे, और मैं आते हैं तभी बताऊंगा, नहीं आते तो मैं नहीं बताऊंगा। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी वाला राजनीतिक संधि, 2 क्वेश्चन और थे जिनके उत्तर मैंने नहीं बताए आपको। तो देखिए 100 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन फिर से लेकर आएंगे हम आपके लिए।